तो हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। लॉ ऑफ मोशन में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज पढ़े, ठीक है। न्यूटन की 3 लॉ पढ़े। उसके बाद हमने 4 कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात की, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फिर स्प्रिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। आज कुछ ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल लाइफ में हमें दिखते हैं और ये सारे जितने भी लॉ है वो वहां पे यूज होते हैं। वैसे हम कुछ केस लेने वाले हैं, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि मान लो कोई भी कार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगते बराबर। हमको पता है एक फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है। अगर उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमको पता है। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कितने फोर्स लगते हैं वो दिखाने का एक तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। मानो कोई कार है तो कार को मैं ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह पे, ऐसे स्क्वायर की तरह पे ले लूंगा। इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हो, जैसे कि mg फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे मानो कि मैंने अपना कुछ एक्सेलरेशन लगाया तो mg और उसके अपोज में एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स शो करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यही है फ्री बॉडी डायग्राम, और कुछ नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो जाना है, उसके हिसाब से कौन कौन से फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं वही दिखाने का एक तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर एक हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है। मानो कि एक कार है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन कि जब सर्कल के अंदर जब कोई मोशन करता है, सर्कल के बाहर जब कोई मोशन करता है तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको आस पास घूमने के लिए अंदर की तरफ खींचता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की डायरेक्शन में। ये 2 टाइप के फोर्स हमें पता है। बट मानो कि कोई ऐसा फोर्स हमें दिख नहीं रहा है, जैसे कि हम थ्रेड वाला एग्जांपल पता है, थ्रेड को, मार्कर को थ्रेड से बांध के गोल गोल घुमाने से हमको पता है वो थ्रेड का टेंशन है, वही क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अंदर की डायरेक्शन में खींच रहा है, जो बाहर इसको बाहर फेंकने से रोक रहा है, ठीक है। ये में दिख रहा है। अर्थ में भी हमको दिख रहा है। अर्थ अगर सन के आउटर राउंड घूम रही है तो उसको बाहर जाने से, जो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको अवॉइड कौन करता है, उसको रोकता कौन है, तो हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, ठीक। बट कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जैसे कि मान लो कार है, कार एक सर्कल है, सर्कल का राउंड घूम रही है, तो उसको बाहर जाने से कौन रोकता है, वो हमको दिख नहीं रहा होता है। बट वहां पे क्या वर्क करता है, वहां पे वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स। मानो कि ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर, ठीक है। यहां पे मेरी कार जो है, ये मेरी कार है, ठीक है। मान लो ऐसे, कार अच्छी बनाता नहीं हूं मैं, बट ये कार है जो ऐसे सर्कल में घूम रही है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ सर्कल है और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल, और ये मेरी कार है जो ऐसे डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में ये अभी आ रही है, ठीक है। तो इस पे हमें पता है कि नॉर्मल जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक फोर्स लगता है, नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में जो लगता है। अब हमको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई भी चीज है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू हमको पता है mv²/r। क्या होती है mv²/r, जहां पे r रेडियस है और v इज द वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्रिवेंट कौन करता है, यहाँ पे रेजिस्ट कौन करता है, यहाँ पे रोकने का काम कौन करता है। हमको पता है अगर मार्कर को बांध के हम घुमा रहे तो थ्रेड का जो टेंशन है वो इसको रोके रखता है, मार्कर को बाहर जाने से रोके रखता है। तो यहाँ पे वर्क करता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, यही हमारा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी है, उस पे लगने वाले सारे फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए। तो यहाँ पे देख के हमको ये लगता है कि अगर ये जो कार है, ये अगर यहाँ पे ही ऐसे यही रेडिएशन में, यही रेडियस में अगर घूमती रहेगी, यानी कि ये कार ना तो इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये Fs और mv²/r क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी मैं इसको सीधा Fs = mv²/r लिख सकता हूँ, Fs = mv²/r लिख सकता हूँ। हाँ, और फ्रिक्शन फोर्स की अपने पास पता है वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो म्यू इंटू एन, म्यू इज अ फ्रिक्शन कांस्टेंट, इज इक्वल टू mv²/r।
अब यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन भी बन रहा है, दूसरी एक इक्विवेलेंसी भी बन रही है। कौन सी? कि ये जो n है वो mg के इक्विवेलेंट है, तभी तो वो कार जो है नीचे धस नहीं रही है। दोनों क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। यही n की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। mm कट हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू g। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। अगर वेलोसिटी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो कोई नहीं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू म्यू जी आर। अगर वेलोसिटी यहाँ पे जो कार है उसकी वेलोसिटी इतनी है तो ना तो ये इस तरफ मूव करेगा ना तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। बट इससे कम है, मानो कि इससे कम है, v से कम है म्यू जी आर, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कार है हमारी वो धीरे धीरे सर्कल के नजदीक आती है। क्यों? क्योंकि v कम है, v क्या है, कम है। v कम है तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो हमारी कार है वो धीरे धीरे, बहुत कम, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये केस में भी क्या है, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों केस में कि v या तो इससे छोटा हो या उससे इक्विवेलेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर v जो है इससे बड़ा हो जाता है, म्यू जी आर से, अंडर रूट म्यू जी आर से बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये कार हमारी उस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फेंक जाएगी। कभी कभी हमने एग्जाम्पल भी देखा होता है कि बस जो है टर्न ले रही होती है और गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट म्यू जी आर से बढ़ जाती है, यानी उसकी स्पीड जो है अंडर रूट म्यू जी आर से ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा था, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम सेम ही ऐसे ही केस में हम देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन में, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जब ऐसे टर्न आ रहा होता है तब हमारी जो रोड है वो ऐसे फ्लैट होने की बजाय ऐसे इंक्लाइंड होती है, कुछ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। वो देख लेते हैं भाई, चलो उसका भी एक केस देख लेते हैं। मानो कि यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है और हमारा जो रोड है वो ऐसे इंक्लाइंड है, कुछ डिग्री पे, कुछ थीटा डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। फ्लैट होने की बजाय इंक्लाइंड सरफेस है हमारी। अब ये थोड़ा जा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें लगने वाले जो फोर्स है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हमारी क्या हो गई, कार हो गई, ठीक है। अब मानो कि कार मूव कर ही नहीं रही, कार क्या है, यहाँ पे रुकी हुई है, स्टेडी है, यानी कि उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, बट कार ऐसे स्लाइड कर सकती है। तो स्लाइड करने से रोकने के लिए एक फोर्स लगता है। यहाँ पे कार क्या है, ऐसे स्लाइड कर रही होती है, ठीक है। नहीं, सॉरी, कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे वही केस लिया है, सेम केस है, बस कार इंक्लाइंड है, बाय मिस्टेक। कार जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहाँ पे जो हमारा प्लेन जो है वो थोड़ा सा सरफेस जो है इंक्लाइंड है, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, पहला फोर्स लगता है नीचे के डायरेक्शन में mg, जो तो पक्का है, श्योर है, फिक्स ही है। दूसरा फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स, जो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा n फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब मैं इसके दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला। ये नॉर्मल के मैंने दो कंपोनेंट लिए, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मेरे को कैसे पता चला ये एंगल क्या है भाई, थीटा है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल बनाओ, ये क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा n cos थीटा, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है n हो जाएगा n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये सेंटर है तो सेंटर की बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसको अपोजिट करता हुआ, इसको रेजिस्ट करता हुआ क्या लगेगा, सरफेस के साथ ही कोई भी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस के साथ ही लगेगा। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो फोर्स भी क्या लगेगा, इंक्लाइंड ही लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स।
अब जैसे इसके कंपोनेंट थे वैसे फ्रिक्शन फोर्स के भी क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे है भैया जी। ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है एक z बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये की भी क्या बन जाएंगे, थीटा बन जाएंगे, ठीक है, दोनों इक्वल एंगल बन जाएंगे। तो अगर ये थीटा है, इसकी वैल्यू अगर थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट हुआ वो हो गया एफ कोस थीटा, ये हो गया हमारा एफ कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम बोल देंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये एफ कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसमें एक फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो भी बना लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ये डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी कि वो सरफेस के अराउंड नहीं लगेगा, वो सरफेस तुम्हारी इंक्लाइंड है डिक्लाइंड है वो मैटर नहीं करता, वो क्या लगेगा, सेंटर से दूर ही लगेगा, हमेशा सेंटर से दूर ही लगेगा। तो सेंटर से दूर कौन सा लगेगा, mv² r, क्या लगेगा, mv² r। अब हम थोड़ा डिवाइड कर लेते, क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते, डिवाइड क्या कर लेते, जो फोर्स ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको एक साइड रखते, और ऊपर नीचे जो लग रहे हैं उसको एक साइड रखते, ठीक है। और जो ये डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो कौन से, एक तो n साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, और उसको इक्विवेलेंट कर रहा है, ये दोनों फोर्स को इक्विवेलेंट कर रहा है mv²/r इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर बात कर ले, ऊपर लग रहा है n cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे की डायरेक्शन में mg भी लग रहा है और f sin थीटा भी लग रहा है, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहे हो, f sin थीटा और mg दोनों लग रहा है, तो mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। अब हमको पता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन जो फोर्स है f जो है वो हमेशा म्यू इंटू एन होता है, परपेंडिकुलर ऑफ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो म्यू इंटू एन होता है, तो f की जगह पे हम ये लगा लेते हैं म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे हो जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा इज इक्वल टू mv²/r, कुछ नहीं किया, f की जगह पे म्यू एन लगाया है, यहाँ पे हो जाएगा n कोस थीटा, और ये जो है ये वैल्यू इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब मैं n को क्या कर देता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे भी n क्या है, n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, n की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। n मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ भाई, n को बाहर निकाल लेता हूँ, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने देखा था दो वेरिएबल की इक्वेशन को हमने देखा था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसको सोल्व करने के तरीके भी देखा था। इसमें एक मेथड थी उठा पटक, तो यहाँ पे n की वैल्यू उठा के इसमें पटक देंगे, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम सब्जेक्ट बनाए, n को n का सब्जेक्ट बनाए, तो n क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू mg अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये क्या बन गया, n सब्जेक्ट बन गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अगर आप मार्ग से भटक रहे हैं तो हम बता दें, हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी v, यानी ये कंडीशन में भी वेलोसिटी v जो हमारी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ताकि हम क्या है, गिरे नहीं, ठीक है। चलो भाई, ये जो n की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में लगा देते हैं, n की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा हमारा mg अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। m दोनों की साइड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों साइड m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हमें v² चाहिए तो r को भी इस साइड ले आते, ठीक है। हमें चाहिए v² की वैल्यू, इसको भी हटा देते हैं भाई, हमें चाहिए v² तो r को भी इस साइड ले लेते, v² इज इक्वल टू g इंटू r, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन
cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी बन जाती है वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बन जाती है? वेलोसिटी की इक्वेशन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और ज्यादा इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी है। अब मैं ऊपर नीचे दोनों में क्या करता हूँ, कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि ये साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा टेन थीटा बन जाए, और कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा? डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब पे यहाँ पे भी ये टर्म को भी मैं कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, इसको भी और इसको भी, सबको मैं अगर कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, कर सकता हूं मैं, हाँ कर सकता हूं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब हम पिछले वाली इक्वेशन देखें जो नॉर्मल फ्लैट इक्वेशन थी, वो क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर। क्या थी वही की इक्वेशन थी? म्यू जी आर। अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे वी मैक्स, यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ये वी मैक्स है। क्या है? वी मैक्सिमम, यानी आप मैक्सिमम इतनी वैल्यू ले सकते हैं वेलोसिटी की। इससे ज्यादा वेलोसिटी की अगर वैल्यू ली तो आपकी जो कार है वो क्या हो जाएगी? ऐसे पीछे की तरफ धकेल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे जो वी मैक्स की वैल्यू है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू इससे क्या है? ज्यादा मिलेगी। इससे क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा बाय ये जो टर्म है वो म्यू की वैल्यू से ज्यादा मिलती है हमको। म्यू प्लस टेन थीटा मिलती है। कितना मिलती है? म्यू प्लस टेन थीटा मिलती है। तो ये वैल्यू क्या है? हमको ज्यादा मिलती है। यानी इस कंडीशन में हम थोड़ी सी वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक फ्लैट सरफेस पे टर्न लेना और एक थोड़ी सी इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे टर्न लेना ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे वही वेलोसिटी का है। ठीक है, अब मान लो कि म्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर फ्रिक्शन रहता ही नहीं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो बी, ये कंडीशन में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती तो आपको वेलोसिटी क्या लेनी पड़ती? 0 लेनी पड़ती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी अगर 0 है तो भी आप कुछ वेलोसिटी के साथ ये कंडीशन में आप सर्वाइव कर सकते हो, बच सकते हो, आप गिरने से बच सकते हो। कैसे? यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लेते हैं? फ्रिक्शन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं? 0। फ्रिक्शन कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वी मैक्स स्क्वायर जो है, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, ऊपर क्या आ जाएगा? टेन थीटा, ऊपर आ जाएगा टेन थीटा और प्लस 0, और यहाँ पे 1 माइनस म्यू की वैल्यू तो 0 है तो 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। जी आर इंटू टेन थीटा, यानी वी मैक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। यानी आप अगर आप जो सरफेस पे चल रहे हो वहां पे फ्रिक्शन है भी नहीं, फ्रिक्शन रोकने के लिए, चलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है, बट रोकने के लिए, यानी आपको इंक्लाइन प्लेन से बाहर फेंकने के लिए अगर फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी जो आपका ये एंगल टेन थीटा एंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपको बाहर धकेलने से सेव कर लेता है, आपको बचा लेता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने देखी, दो केस देखे कि जिस केस में आप बाहर धकेलने से बच सकते हो ये वेलोसिटी के साथ। अब एक दूसरी कंडीशन है, दूसरा एक केस है लिफ्ट का केस, कि लिफ्ट के अंदर जो आपको महसूस होता है, जो फोर्स, जो आपको वेट जो हल्का महसूस होता है, भारी महसूस होता है, वो क्यों होता है? वो चलो आप देख लेते हैं। अब पहले तो हम एक ये चीज देख लेते हैं, अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट वेट क्या होता है? जो आपको फील होता है। ठीक है, अब मानो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपके ऊपर लग रहा है mg फोर्स, mg के ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको या तो नॉर्मल फोर्स भी बोलते, डिरेक्शन भी फोर्स बोलते, या फिर अपेरेंट वेट भी बोलते। यानी आप जो जमीन में या अर्थ में या फिर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हो तो वो सरफेस भी उसके ऑपोजिट क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, और उसको ही बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स या अपेरेंट वेट। और यही फोर्स होता है जो हमको फील होता है। ठीक है, हमको यही फोर्स क्या होता है? फील होता है, और यही फोर्स की वजह से हमको लगता है कि हमारा कुछ वेट है, बाकी हमको फील होता नहीं है वेट। ठीक है, ये अपेरेंट वेट की वजह से ही हमको क्या होता है? वेट अपना फील होता है। अगर हम ऐसे जंप करते हैं जब अर्थ में से, तो क्या होता है? हम असलियत में सरफेस को धक्का देते, अर्थ को धक्का देते, और अर्थ जो है वो हमको वापस ऑपरेंट वेट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है। तो ये ऑपरेंट वेट ऊपर के डायरेक्शन में लगाया, उसकी वजह से हम जंप कर पाते। तो आपको जो
फील हो रहा है वेट, वो वेट जो है वो आपका एक्चुअली में क्या होता है, ऑपरेंट वेट होता है, वो कहीं mg नहीं होता बट mg के अराउंड, क्योंकि आप mg फोर्स जो लगा रहे हो वो तो अर्थ को फील हो रहा है, तो हमको क्यों अपना वेट फील हो रहा है, बिकॉज जो अर्थ है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या रिएक्शन फोर्स लगा रही है, अपरेंट वेट लगा रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है, तीनों चीज सेम ही है, ठीक है, अलग अलग नाम के साथ हम बोलते हैं, और यही फील करता है अपना क्या वेट फील कराता है, ठीक है। तो इसी के बाद हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लिफ्ट में नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर अपना अपरेंट वेट या रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और इसकी ये हम इक्विवेलेंस है, नीचे ना धस रहे ना ऊपर जा रहे, तो हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, हमारा जो अपरेंट वेट है वो हमारा जो नॉर्मल फोर्स खड़े खड़े जितना हमको अपना वेट लगता है उसके बराबर ही लगता है। वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वेट जो है वो केजी में नापा जाता है तो गलत था, वो क्या है, न्यूटन में नापा जाता है। वेट जो है एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। मास जो है वो केजी में नापा जाता है, ठीक है, ना कि वेट। अब मानो कि आप ऐसे नॉर्मल कंडीशन की जगह पे लिफ्ट के अंदर हो, कैसे हो, लिफ्ट के अंदर। अब मानो कि लिफ्ट क्या है, रुकी हुई है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो हम बात करेंगे लिफ्ट के अंदर जो इंसान खड़ा है, यानी मैं खड़ा हूं तो मैं, आप खड़े हो तो आप, उसके अंदर लगने वाले फोर्स यानी mg फोर्स, और उसके ऊपर एक लगने वाला फोर्स यानी r फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो। तो अगर लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो r इज इक्वल टू mg हो जाएगा। जो आप नॉर्मल वेट में खड़े होते हैं उतना ही फोर्स आपको फील होगा, उतना ही आपको क्या होगा, फोर्स अपरेंट वेट आपको फील होगा, ठीक है। बट मानो कि कोई भी लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे जानी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, कहीं भी एक्सेलरेशन अगर नहीं लग रहा है तो फोर्स भी नहीं लग रहा है, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो ना अपना रिएक्शन फोर्स चेंज होगा ना अपना अपरेंट वेट चेंज होगा, तो भी सेम अपने को फील होगा। अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो भी अपने को सेम ही, हमको सेम ही वेट फील होगा। बट मानो कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो कंडीशन हो गई दो, या तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, यानी हमारी लिफ्ट जो जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, या अपना एक्सेलरेशन होगा वो होगा नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे दो फोर्स तो लग ही रहे हैं भाई, अपने को पता ही है, दो फोर्स तो लग ही रहे, एक नीचे की डायरेक्शन में mg, एक ऊपर की डायरेक्शन में हो गया r। अब यहाँ पे ये कंडीशन में लिफ्ट जो है नीचे जा रही है, ये कंडीशन में लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ, ये कंडीशन में लिफ्ट नीचे आ रही है a एक्सेलरेशन के साथ। अब एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, जो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो लिफ्ट को लग रहा है। जैसे हम कार का एग्जांपल लेते हैं या फिर बस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बस है, यहाँ पे मान लो एक बस है, बस के ऊपर मानो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब बस आगे जा रही है तो मुझे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्यों, इनर्शिया की वजह से, हमने ऑलरेडी पढ़े रखा है, तो मुझे फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बट जो एक्सेलरेशन, बस का जो एक्सेलरेशन है वो तो आगे की तरफ है, बस को जो फोर्स लग रहा है जो वो मूव करे वो तो आगे की तरफ मूव करे, यानी बस का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, बट जो आपको जो फील हो रहा है फोर्स वो पीछे की तरफ है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सेम यहाँ पे भी होगा कि जो लिफ्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन, बट आपको जो ये लिफ्ट के एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा नीचे की डायरेक्शन में ही। कितना लगेगा, m इंटू ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने पढ़ा था, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वही हमने यहाँ पे निकाला है कि हम पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, m इंटू ए। क्यों, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपने को फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, अपने को स्टेडी रहना होता है, इनर्शिया अपने को आलसी बनाती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो हमको जो फोर्स फील होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंस करेंगे, यानी R के बराबर ये दोनों फोर्स हो गए, तो R इज इक्वल टू mg प्लस ma, क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, हमें जो फोर्स महसूस हो रहा था वो सिर्फ mg के बराबर हो रहा था,
क्योंकि r इज इक्वल टू एम जी हो रहा था। बट यहाँ पे अपने को जो फोर्स महसूस होता है वो एम जी प्लस एम ए होता है, यानी हमको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स महसूस होता है। तभी तो जब लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है हमें जो फोर्स फील होता है वो थोड़ा ज्यादा फोर्स फील होता है। बट ये कंडीशन में जब देखें, जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो r प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, r प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस में है। तो r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी माइनस एम ए लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो अपरेंट वेट है, जो मुझे फील होने वाला जो वेट है वो क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, सॉरी वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। वो जो मेरा mg था, जो मेरा जो मेन फोर्स था, जो मेरा एक्चुअल वेट था, जो मेरे को रेस्ट पोजीशन में फील हो रहा था, उससे क्या हो रहा है, कम लग रहा है। यानी मेरा जो अपरेंट वेट है वो जब लिफ्ट नीचे जा रही है तब मेरे को क्या होगा, कम महसूस होगा या मेरे को हल्का महसूस होगा। अब मानो कि लिफ्ट का तार टूट गया। अब लिफ्ट का तार टूट गया तो लिफ्ट क्या करेगी, फ्री फॉल। अगर लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, क्योंकि लिफ्ट भी कितने एक्सेलरेशन के साथ फोर्स फ्री फॉल करेगी, जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जब आप फ्री फॉल करोगे, यानी आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट के अंदर आप फ्री फॉल करोगे तो क्या कंडीशन होगी, तो आप जो है आप वेट लेस महसूस करोगे। आपके पास कोई वेट ही नहीं है तो आपको जो वेट महसूस हो रहा है, अपरेंट वेट जो आपका है वो 0 हो जाएगा। यानी आपको वेटलेसनेस महसूस होगी, यानी आपको कोई वेट जो है वो महसूस ही नहीं होगा। और ये अगर आपको करना है तो आप कोई बिल्डिंग से कूदना मत, क्योंकि उससे तो आपका पैर टूट सकता है। इससे अच्छा आप ट्रैम्पोलिन में जंप करके ये ट्राई कर सकते हो कि ट्रैम्पोलिन में जब जंप करके ऊपर जाके फिर जब नीचे आ रहे होते तो आपको लिटरली आपको महसूस होगा कि आपका कोई वेट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है आप पे कोई वेट लगा ही नहीं रही होती। ठीक है, तो ये एक लिफ्ट का केस भी हो गया। इसके साथ हमने एक 2 केस वो भी देखे, इंक्लाइन सरफेस के साथ और एक ग्राउंड लेवल सरफेस के साथ, कार के एग्जांपल, उसमें वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और अपरेंट वेट भी हमने सीखा। तो आज यहाँ पर ये रखते हैं और आपको इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।